दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा आइए रिचर्ड का एक कंसेप्ट टू यूज़ ऑफ लैंग्वेज के ऊपर। तो ये जो आप टाइटल देख रहे हो टू यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये कोई बुक का नाम नहीं है, ये एक टर्म है जो कि आइए रिचर्ड ने दिया था। और जिस बुक में उन्होंने इसके बारे में बात की थी उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो जब आप प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिटेल में पढ़ोगे तब ये जो कंसेप्ट है टू यूज़ ऑफ लैंग्वेज उसमें ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जानना ज़रूरी है। और हम लोग इसी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो आइए रिचर्ड हैं वो एक फॉर्मलिस्ट राइटर हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि वो न्यू क्रिटिसिज्म के भी राइटर हैं। तो इसमें उन्होंने दो कंसेप्ट दिए हैं, लैंग्वेज के उन्होंने दो कंसेप्ट दिए हैं। पहला है साइंटिफिक वे और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं इमोटिव वे। ठीक है, तो जो टू यूज़ ऑफ लैंग्वेज है उसमें उन्होंने दो कंसेप्ट उसको दो कंसेप्ट में दरअसल उन्होंने डिवाइड किया। तो पहला जो है वो है साइंटिफिक वे और दूसरा इमोटिव वे। तो दोनों को बारी बारी से समझते हैं। अब जो ये साइंटिफिक वे है उसमें उन्होंने ये बताया कि जब कभी हम बात करते हैं तो या तो वो सही होता है या फिर गलत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी भी आप दोस्त के साथ बात करते हो, फ्रेंड और पेरेंट्स के साथ बात करते हो, या फिर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस चीज़ के बारे में भी बात करते हो, या टीचर जो है आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, तो वो चीज़ या तो सही होगी या फिर गलत होगी। यानी कि या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल आप साइंस से भी ले सकते हो। तो साइंस जो है वो क्या बताता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। ठीक है, और ये हमारे डेली लाइफ में भी होता है। सपोज कि आप मार्केट जाते हो, तो मार्केट में आप गए और आपको आम खरीदना है। तो आपने बोला कि भैया ये जो आम है वो कैसे है, कितने का है? तो वो बोलेगा कि 60 रुपये के जी। तो अब ये जो 60 रुपये के जी है या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे का मतलब क्या हो गया कि या तो वो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक, अगला जो कंसेप्ट जो है इसमें वो है इमोटिव वे। अब इमोटिव का आप पहला जो लेटर है वो ध्यान से देखना, जो कि ई है। तो ई का मतलब होता है इमोशन। आप देख लो, इमोशन का शॉर्ट फॉर्म से भी बना है EMO, और जो ऊपर वाला है वो साइंटिफिक है यानी कि साइंस। ठीक है, दूसरा है इमोटिव वे। तो इमोटिव वे में आइए रिचर्ड ने ये बताया कि ये एक तरह का इमोशन प्रोड्यूस करेगा। इस जो ये टर्म है इमोटिव वे, उसमें आइए रिचर्ड ने बताया कि ये जो टर्म है वो इमोशन से कनेक्टेड है। और इमोशन सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलती है, तो पोएट्री में। और रिचर्ड ने भी ये बताया था कि इमोटिव वे का सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर यूज़ है तो वो है पोएट्री में। पोएट्री में इसकी बहुत सारी यूजेस हैं। जैसे कि बहुत सारी वर्क जो भी आप पोएम पढ़ते हो वो जो है वो इमोशन पर बनी हुई है। जैसे कि एक राइटर का नाम मुझे ध्यान पर नहीं है, लेकिन उनका मैंने एक पोएम पढ़ा था कि ओह माय लव यू आर लाइक अ रेड रेड रोज। तो इसमें क्या है, इसमें इमोशन है। जो अ, जो राइटर है उसको अपने लवर के प्रति, जो उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर जो बॉयफ्रेंड है उसके प्रति उसका जो इमोशन है उस पोएम में डाला हुआ है। और आप जॉन डन का भी जितना वर्क पढ़ते हो, द फ्ली, जो कि इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है, तो उसमें भी अपने वाइफ को वो ये बताते हैं कि एक अगर मच्छर जो है हमारा खून, मेरा अगर खून पी लेता है और उसके बाद वो अगर तुम्हारा खून पी लेता है, तो हम लोग एक प्रकार का जो फिजिकल रिलेशन है वो हम दोनों के लोग के बीच में बन गया, क्योंकि उसके अंदर मेरा भी ब्लड है और उसके अंदर तुम्हारा भी ब्लड है। तो ये क्या है, ये इमोशन है जो कि एक पोएट सामने वाले के लिए व्यक्त कर रहा है। अब सामने वाला उसका लवर हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके रीडर्स हो सकते हैं, सोल्जर्स हो सकते हैं, तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है,
तो इमोटिव वे में आइए रिचर्ड ने ये बताया है कि ये जो टर्म है वो इमोशन से जुड़ा होगा। और साइंटिफिक वे में उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई लैंग्वेज है या फिर जो हम डेली लाइफ में बात करते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो जो उनका बुक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो उसमें उन्होंने कंसेप्ट टू यूज ऑफ लैंग्वेज का, और उस टू यूज ऑफ लैंग्वेज को, यानी कि लैंग्वेज का जो दो यूज है उसको दो प्रकार में डिवाइड किया, साइंटिफिक वे और इमोटिव वे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप ज़रूर याद रखिए। अब आगे हम लोग यूजीसी नेट के कुछ 5 मॉक टेस्ट यानी कि 5 क्वेश्चंस को देखेंगे जो शायद आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, सॉरी, एक और जो टर्म है वो है स्टॉक रिस्पॉन्स। तो अच्छा, ये जो टर्म है ना, तो इस टर्म में जो आइए रिचर्ड हैं वो ये बताते हैं, यानी कि जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जब आप उसको आगे पढ़ते हो तो इसमें एक और टर्म मिलता है स्टॉक रिस्पॉन्स। तो स्टॉक रिस्पॉन्स में बेसिकली वो ये बताते हैं कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, सपोज कि आपने एक बुक खरीदा और अगर आपको उस बुक को पढ़ना है तो आप राइटर के बारे में मत जानिए और ये भी मत देखिए कि ये जो वर्क है वो किस बैकग्राउंड में लिखा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं हेमलेट। तो हेमलेट जो वर्क है वो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है और इसको एलिजाबेथन पीरियड में लिखा गया था। तो अब चूंकि ये वर्क विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इसका जो बैकग्राउंड था, यानी कि जो लगभग सेटिंग का हम लोग बात करें तो वो एलिजाबेथन टाइम के इर्द गिर्द जो चीज़ चल रहा होगा उसको लेके इस बुक को लिखा गया होगा। लेकिन रिचर्ड साहब जो हैं वो ये बताते हैं कि आप ना बुक का राइटर देखें और ना ही बुक किस ईरा में लिखा गया है, यानी कि किस पीरियड में लिखा गया है, आप इस चीज़ को भी मत देखिए। और उसके बाद उस बुक को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप उसका क्रिटिकल एग्जाम या एनालिसिस करिए और वो जो कंसेप्ट उसके बाद जो आप बेसिक मतलब कि जो आप एनालिसिस करोगे वो बिल्कुल प्योर होगा। यानी कि आप उसमें फॉर्म देखोगे, जाहिर सी बात है आप उसमें सिंटैक्स देखोगे, उसमें मेटाफर देख सकते हो, ओनोमोटोपोइया देखोगे अगर है या नहीं है, वो किस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को, इन चीज़ के बारे में देखोगे। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है स्टॉक रिस्पॉन्स, ये सही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम कोई वर्क पढ़ रहे हैं एलिजाबेथन टाइम का, जैसे कि मार्लो का एक बुक है जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस, या फिर जॉन मिल्टन का ही बुक ले लीजिए पैराडाइज लॉस्ट। तो ये जो वर्क है वो किसी चीज़ को देख कर लिखा गया था। उस अगर आप बुक को साइको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो बैकग्राउंड होता है उस समय का, यानी कि इनलाइटनमेंट चल रहा था, सॉरी कॉमनवेल्थ चल रहा था जब जॉन मिल्टन का बुक लिखा गया था पैराडाइज लॉस्ट, तो इसका तो इन्फ्लुएंस होगा ना। अगर रामायण जो है अब इस वक्त लिखी जाती तो उसमें बहुत सारा ऐसा सीन बनाया जाता जो पोस्ट मॉडर्न इरा में जो चल रहा है, आज चोरी चल रहा है, आज बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, मतलब ईमानदारी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आज रामायण लिखा जाता तो उसका कुछ और रिस्पॉन्स होता, उसके जो कैरेक्टर्स होते वो अलग होते, उनका जो मेंटालिटी होता वो अलग होता। लेकिन ये कब लिखा गया था, सतयुग में या फिर द्वापर युग में लिखा गया होगा। तो उस वक्त का जो टाइम पीरियड है वो अलग था और उसका इन्फ्लुएंस बुक पर भी है। तो स्टॉक रिस्पॉन्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं अग्री नहीं करता, लेकिन अगर आप इसे अग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो ये 3 कंसेप्ट जो है आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेट के 5 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज इज अ वर्क बाय, यानी कि द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है।
जिसका आंसर है पार्था चटर्जी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री वॉज पब्लिश्ड इन। तो ये जो वर्क है नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, ये कब पब्लिश हुआ था? जिसका आंसर होगा 1993। अगला क्वेश्चन है द पिटफॉल्स बाय नेशनल कॉन्शियसनेस द फेमस एसे वाज रिटन बाय। तो ये जो वर्क है वो बेसिकली ऐसे है, द पिटफॉल्स बाय नेशनल कॉन्शियसनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रांस फैनन के द्वारा। हु रोट दिस वर्क? बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट कल्चर थ्योरी। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट कल्चर थ्योरी, ये जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनका रेमंड विलियम्स। तो ये काफ़ी, रेमंड विलियम्स जो है वो काफ़ी रिनाउंड राइटर हैं। तो जब भी आपको समय मिले इनके बारे में थोड़ा सा जरूर जानें। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है द फेमस एसे द डीकंस्ट्रक्टिव एंजल वाज रिटन बाय। तो द डीकंस्ट्रक्टिव एंजल जो एसे है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जिसका आंसर है एम एच अब्राहम। तो एम एच अब्राहम का तो नाम दरअसल आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये इनका एक और वर्क है जो लगभग सारे लोग उस वर्क के बारे में ज़रूर आपको पता होगा। और वो जो बुक है वो है द ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो वो भी एम एच अब्राहम का ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।